बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था, चंदनगढ़। वहां की राजकुमारी अद्विका जितनी बहादुर थी उतनी ही दिमाग की धनी भी थी। दूर दूर के राज्यों में वो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। कितना सुंदर वन है, कितने अद्भुत पेड़ और उनसे लटकती हुई लताएं। यहाँ अकेले घुड़सवारी करने में कितना अच्छा लग रहा है। ये निशान मुझे लौटने में मदद करेंगे। इनको देखकर मुझे वापस घर जाने का रास्ता मिलेगा। कितने स्वादिष्ट फल हैं, मजा आ गया। पर अब मुझे लौटना चाहिए। मैं ये निशान देख देख कर वापस चलती हूँ। कितना वक्त हो गया। ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं लग रहा। कुछ और देर घोड़े पे चलने के बाद अद्विका को एक कुटिया दिखी। कोई है? अंदर कोई है? आ जाओ राजकुमारी, अंदर आ जाओ। अम्मा, थोड़ा पानी मिलेगा? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला मैं राजकुमारी हूँ? तुम्हें देखते ही समझ गई थी मैं। सच तो ये है, तुम्हारा इंतजार तो मैं कितने सालों से कर रही हूँ। मेरा इंतजार? क्यों अम्मा? विडंबा ने राजकुमारी को बैठने के लिए कहा। अद्विका पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा, अब बताओ, तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैं एक जादूगरनी हूँ। अपने जमाने में बहुत मशहूर होती थी। धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, पर अपना बुढ़ापा जादू से ठीक नहीं कर सकती। फिर मैंने अपनी जादुई घड़े में तुमको देखा। मैंने तय कर लिया कि तुमको यहाँ लाऊंगी। वो पेड़ पे जो तुमने निशान बनाए थे, उन सबको अपनी कुटिया की तरफ मैंने ही मोड़ दिया, ताकि तुम रास्ता भटक के यहाँ आ जाओ। और अब तुम उस कुटिया से बाहर नहीं जा सकती। मैंने जादू से दरवाजा शीशे का बना दिया, जो तुम ना तोड़ सकती हो ना पार कर सकती हो। पर तुम चाहती क्या हो? अगली अमावस की रात को मैं जादू से तुमको बूढ़ी बना दूंगी और खुद राजकुमारी बन जाऊंगी, और फिर तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी। अद्विका चुप हो गई। उसको समझ में आया कि वो जादूगरनी के जाल में फंस चुकी थी। वो वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगी। अभी तो शायद 4-5 दिन होंगे अमावस को। क्या करूं? तभी अद्विका को एक तरकीब सूझी। उसको पता था कि बूढ़ी जादूगरनी ठीक से देख भी नहीं पाती थी। उसने अपने पास जेब में रखा एक रुमाल निकाला, रेशम का सिल्वर रंग का रुमाल। पास में रखा मिट्टी का एक तवा लिया और उसको थोड़ा सा तोड़कर उस पे रुमाल बांध दिया। दूर से वो चांद जैसा दिखने लगा। अभी तो चांद लगता है
बड़ा ही है, अभी तो अमावस आने में काफी दिन लगेंगे। राजकुमारी रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी का बर्तन तोड़ देती और चांद को छोटा करती, फिर उसको खिड़की पे टांग देती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विडंबा को समझ भी नहीं आया कि अमावस्या बीत चुकी थी। फिर एक दिन अद्विका को फिर एक तरकीब सूझी। अद्विका ने रात को सोने से पहले चूल्हे से चुपचाप कुछ जलते हुए कोयले निकाल लिए और अपने बेड के नीचे छुपा के रख दिए। देर रात होने पे अद्विका उठी, देखा कि विडंबा तो सो रही थी। उसने पास में रखी लकड़ी इकट्ठा की और अपनी जेब से कागज का नक्शा निकाला। फिर उसने कोयले से आग जलाई। मैं धीरे से जाकर इसको दरवाजे के पास रख देती। अम्मा उठो, अम्मा उठो, जल्दी करो, आग लग गई है, हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? अब तो जान बचानी पड़ेगी। मैं जादू से आग नहीं बुझा सकती, मुझे जादू तोड़ना पड़ेगा कुटिया से बाहर निकलने के लिए। अद्विका बाहर निकलने के लिए भागी। उसने देखा कि बूढ़ी जादूगरनी तो चल नहीं पा रही थी। अद्विका वापस आई और विडंबा को उठा के बाहर ले गई। अम्मा, हम बच गए हैं, तुम मेरे साथ चलो। हमारे राजवैद्य तुम्हें दवाई देंगे तो तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तुम हमारे साथ रह सकती हो। मैंने तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ने का सोचा था और तुमने मुझे ही जीवन दान दे दिया। सच सुना था राजकुमारी अद्विका के बारे में। वो सिर्फ वीर नहीं, बहुत दयालु भी है। राजकुमारी अद्विका की जय हो। और ऐसे राजकुमारी की अच्छाई से बूढ़ी जादूगरनी भी सुधर गई और अद्विका ने उसको अपने महल ले जाकर उसका ख्याल रखा। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसके बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है,
और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है। ना मलाई आती है, ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगत दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है, जिससे ना दही बनता है ना मक्खन। और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है, जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा, और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत न करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो, उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे। और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है। बच्चों, ये कहानी है एक जंगल की और जंगल के राजा शेर की। शमशेर जंगल का राजा था, पर कुछ दिनों से उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया था। वो जंगल में इधर उधर ढूंढता रहा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। इतनी बड़ी और अंधेरी गुफा है, यहाँ जरूर कोई न कोई जानवर रहता होगा। आज इसको ही खाऊंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलेगा, मैं एक झपट्टे में उसको पकड़ लूंगा। हा हा हा। तो फिर शमशेर वहाँ कुछ लंबी लंबी घास के पीछे छुप गया और देखता रहा, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई आया ही नहीं। शेर भी इंतजार करते करते थक गया। अरे क्या बात है, इतनी देर हो गई, कोई निकला ही नहीं। और इतनी धूप पड़ रही है, मैं तो काला हो जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवर अंदर हो ही नहीं। ऐसा करता हूँ, गुफा के अंदर ही जाकर देख लेता हूँ। हिम्मत करके शमशेर गुफा के अंदर जाता है। वहाँ कोई नहीं मिलता, बस एक कोने में कुछ हड्डियां मिलती हैं। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ कोई रहता तो जरूर है।
जरूर वो कहीं बाहर खाना ढूंढने गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गुफा के अंदर ही बैठकर इंतजार करता हूँ। जैसे ही वो आएगा मैं एक झपट्टे में उसको पकड़ लूंगा। हा 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 हा। शेर फिर से काफी देर तक अंदर इंतजार करता रहा। फिर बाद में वहां लंगड़ू गीदड़ आया। वो लंगड़ू की ही गुफा थी। उफ, बहुत थक गया हूँ। चलो अब घर पे जाके आराम किया जाए। लंगड़ू गुफा के अंदर जाने ही वाला था कि उसको शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। हाय अल्लाह, ये निशान, ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लग रहे हैं। मेरे पैर तो छोटे हैं उनके सामने। अगर अंदर कोई हुआ तो जाऊं कि ना जाऊं? हाँ, एक उपाय। लंगड़ू फिर गुफा के मुंह के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, गुफा, अरे वो गुफा, कैसी है तू? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुफा, अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? आज चुप क्यों है? अगर तू बात नहीं करेगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। अभी भी चुप है? नहीं बोलेगी मुझसे? ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूँ। चला जा रहा हूँ मैं। गुफा कहाँ बोलने वाली थी, पर अंदर शमशेर बैठा था। वो सोच में पड़ गया। अरे ये गुफा से क्यों बात कर रहा है? अंदर क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुफा बोलती है और मुझे देख के शर्मा रही है? अब अगर ये चला गया तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। एक काम करता हूं। फिर क्या था, शमशेर को भी एक तरकीब सूझी। अरे रुको रुको, जाओ मत। मैं तो बोलने ही वाली थी। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? अंदर आ जाओ। अच्छा, बड़ी देर से बोली तो गुफा, बहुत समय लगाया। अच्छा, ये बता कि तेरी आवाज आज पतली पतली से क्यों लग रही है? अच्छा, आवाज? अरे वो क्या है ना, आज मेरा गला खराब है और थोड़ी खांसी भी हो गई है। खैर तुम अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। फिर क्या था, लंगड़ू कहाँ वहां रुकने वाला था। वो फौरन उल्टे पैर वापस भाग गया और कभी लौट के नहीं आया। अरे जवाब दो, कहाँ गए? मैं बोल तो रही हूँ। कोई है क्या बाहर? शमशेर बोलता रहा, पर वहां तो कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद शमशेर बाहर देखने आया और उसे कोई नहीं मिला। चला गया। आज मेरी किस्मत ही फूटी है। सुबह से कुछ नहीं मिला और जो मिला वो भी हाथ नहीं लगा। चलो कहीं और देखा जाए। तो बच्चों, ये थी शमशेर और लंगड़ू की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है। तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलने चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता।
दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं, राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई। पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। न न न न, ये गोल तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? ये कहानी है सदियों पुरानी। एक राज्य में एक बढ़ई रहता था। उसकी कला में जादू था। वो सब कुछ बना लेता था, सुंदर सुंदर घर, पुल या ऊंची मीनार। वो और उसकी बीवी काफी समय से एक संतान की आस में थी। सुनते हो, क्या पता हमको संतान कब होगी। भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे साथ है। मुझे विश्वास है कि वो हमारा दुख दूर करेगा और हमें भी संतान का सुख देगा। और फिर उनकी बात सच हुई। वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके राज्य में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, प्लेग की। बढ़ई की बीवी भी बीमार हो गई, बहुत बीमार। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है और पूरा शरीर दुख रहा है। कहीं मैं अपने बच्चे को देखे बिना न मर जाऊं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आराम करो और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ओह, प्लीज जल्दी ले आओ। मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। वैजी, वैजी, जल्दी चलो। माफ करना, बहुत बुरा प्लेग फैला है। सब लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है इसका। तुम चलो, मैं जल्दी ही अपने मरीज निपटा के आता हूँ तुम्हारे घर पे। मेरी प्यारी बीवी।
मुसाफिर, तुम इतने परेशान हो? मेरी बीवी प्लेग से बीमार है, वो मर जाएगी। अपने संतान को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसको हमेशा से बच्चा चाहिए था, और अब जब सब मुमकिन हो रहा था कि ये बीमारी क्या कहा? बीमारी? संतान? आहा, तुमको बेटी ही होगी। मुझे हमेशा ही बेटी की ख्वाहिश थी। तो करते हैं हम सौदा ये। तोड़ोगे तुम ना कभी जिसे, दूंगी मैं एक औषधि जादुई, पीते ही जिसे ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। लेकिन बदले में देनी होगी अपनी बेटी, जैसे ही वो जन्म लेगी। बड़ई उस जादूगरनी से की बात से घबराया तो, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने जादूगरनी की बात मान ली और उससे औषधि लेके घर गया। जान, उठो और ये औषधि पी लो जल्दी से। इसमें जादू है, इसको पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओह, तुम आ गए। मुझसे सहन नहीं हो रही, बहुत तकलीफ हो। बस कोई जादू ही हो जाए। फिर जैसे ही उसकी बीवी ने वो औषधि पी, सबकी आंखों के सामने ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। वो खुशी से बोली, मेरे प्यारे पति, मैं फिर से अच्छा फील कर रही हूँ। पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं जीऊंगी, अपनी संतान के लिए जीऊंगी। आखिरकार वो जादूगरनी की बात सच हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी बेटी जो इतनी सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, मानो सोने के ही बने हो। फिर बड़ई ने भी उसको उस जादूगरनी से बचाने के लिए एक तरकीब निकाली थी। उसको पता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी, इसीलिए उससे बचने के लिए उसने एक बहुत बहुत ऊंची मीनार बनाई थी, जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और एक छुपा हुआ द्वार जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। मीनार जंगल के बीचों बीच थी और सिर्फ उसको और उसकी बीवी को उसके बारे में पता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो चुड़ैल कभी ये जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हम अपनी बेटी को यहीं छुपा के रखेंगे, और वो चुड़ैल आए भी तो हम नहीं कहेंगे कि कोई बेटी जन्मी है। फिर एक दिन जब वो जादूगरनी उनके घर आई, उसने बच्ची के बारे में पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि बच्ची के जन्म के साथ ही मर गई। पर ये सुन के जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। तुम झूठे मक्कार लोग, तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूँ। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ऐसा कह के वो जादूगरनी ने अपने जादू से वो पति पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो दोनों बुत बन गए हमेशा के लिए। सो जाओ सदा के लिए। आहा, मुझे पता है तुमने मेरी बच्ची को छिपा के रखा है और मैं अपने जादू से ढूंढ लूंगी। तो मेरी प्यारी मैजिक बॉल, बताओ तो सही, कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? ले चलो मुझे वहाँ। और मीनार पे पहुंचने के बाद जादूगरनी ने वो द्वार तोड़ दिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि ये एक चाल है। वो सीढ़ियों पर पैर रखते ही गिरने लगी। वो बहुत तेज भागी। किसी तरह से वो बचती हुई ऊपर तक पहुंच गई। वो बदमाश
वो मुझे अपनी मक्कारी से मारना चाहता था, पर मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। फिर उसने नन्हे बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम हो रपुंज़ेल। रपुंज़ेल हो तुम, प्यारी रपुंज़ेल। तुम बहुत सुंदर हो, अपने नाम जैसी ही। और मैं तुमको इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगी। बहुत दूर तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी मेरी बच्ची। और फिर कई साल बीत गए। जादूगरनी रपुंज़ेल का ख्याल रख रही थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। बहुत घने लंबे सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि उगते सूरज की किरण। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और जादूगरनी का इतना बोलना भर था कि ऊपर से रपुंज़ेल ने अपने लंबे बाल नीचे गिरा दिए और फिर वो जादूगरनी उसको पकड़ के ऊपर खिड़की तक चढ़ के आ गई। ओ माँ, मुझे कब बाहर जाने को मिलेगा? बाहर सब इतना सुंदर है, मुझे भी दुनिया देखनी है। रपुंज़ेल ने बाहर देखते हुए उदास मन से पूछा। नहीं रपुंज़ेल, मैंने मना किया ना। कुछ नहीं है बाहर तुम्हारे देखने जैसा। बहुत खतरनाक लोग होते हैं बाहर। तुम इस मीनार में ही सेफ रहोगी, हमेशा हमेशा। जादूगरनी मीनार के पर्दे बंद करते हुए बोली। फिर कुछ साल और बीत गए और वहां से एक राजकुमार गुजरा, एक जवान और सुंदर राजकुमार। न जाने कैसे जंगल में अपने घोड़े पे भटकता हुआ वहां पहुंच गया। तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज आई। वो खुद को रोक नहीं सका और खींचा चला गया। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर सी प्रिंसेस है जो मीनार के ऊपर खिड़की में गाना गा रही है। उसने मीनार को देखा, ना कोई द्वार, ना ऊपर जाने का कोई रास्ता। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में। इतनी मोहक आवाज, मैं ऊपर कैसे जाऊं? कैसे इस लड़की से मिलूं? और फिर राजकुमार ने इधर उधर देखा, पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो हार के वापस अपने महल लौट गया, अपने मन में ऊपर जाके उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को मिलने की ख्वाहिश लेकर। लेकिन अगली ही सुबह फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंच गया उस लड़की को एक झलक देखने के लिए। इत्तेफाक से तभी वो जादूगरनी भी वहां आई थी। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और रपुंज़ेल के बाल गिरते ही वो जादूगरनी उनको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। ओह, तो ऐसे जाते हैं ऊपर। और समझ के वो सुंदर राजकुमार अपने महल वापस लौट गया। और उसी दोपहर वो राजकुमार वहां मीनार पे पहुंच गया और उस जादूगरनी की आवाज बनाते हुए बोला, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और उसकी तरकीब काम कर गई। रपुंज़ेल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंक दिए और वो उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रपुंज़ेल अचानक एक अजनबी को खिड़की से अंदर घुसता देख के घबरा गई, पर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया। अरे तुम मुझसे डरो मत मेरी प्यारी राजकुमारी। मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी और मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम इतना अच्छा गाती हो
कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि तुमको अपनी रानी बना लूं। अगर तुम इजाजत दो तो। ओह, शुक्रिया। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अभी नहीं, काफी देर हो चुकी है। रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। राजकुमार ने उसे वादा किया और उसके हाथ पे किस करके विदा ली। वो रपुंज़ल के बाल पकड़ के वापस नीचे उतर गया। फिर अगली सुबह सुबह वहाँ जादूगरनी आई। उसने आवाज दी और रपुंज़ल ने अपने बाल फेंके। रपुंज़ल नींद में ही थी। उसने जादूगरनी को खींचा और जब वो अंदर आ रही थी तब रपुंज़ल के मुंह से गलती से निकला, माँ, तुम उस खूबसूरत राजकुमार से भारी कैसे हो? क्या? खूबसूरत राजकुमार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीछे यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? मुझसे छिपके किसी से मिल रही हो तुम? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत नाज है तुम्हें इन बालों पे। नहीं माँ, नहीं। काट देती हूँ और तुमको तपते रेगिस्तान में भेज देती हूँ। और कुछ देर बाद जब वो राजकुमार रपुंज़ल से मिलने मीनार पे पहुंचा, जादूगरनी ने अनजान राजकुमार की बात का फायदा उठाया। रपुंज़ल, रपुंज़ल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और ऐसा बोल के जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ सुंदर रपुंज़ल नहीं है बल्कि जादूगरनी है। रपुंज़ल अब यहाँ नहीं रहती, तो तुम ही हो वो कपटी राजकुमार जिसने मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोल के वो बुरी जादूगरनी ने राजकुमार को डरा के मीनार से नीचे गिरा दिया। आ आ आ आ और राजकुमार कांटों की झाड़ी में गिर गया। उसकी आंखों में भी कांटे चुभ गए और अंधा हो गया। वो कुछ देख नहीं सकता और कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन वो चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचा जहां रपुंज़ल को भेजा था। राजकुमार कमजोर हो चुका था, जीने की आस छोड़ चुका था, पर तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ओह मेरे प्यारे राजकुमार, वो जादूगरनी ने तुम्हारे साथ भी बुरा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी रपुंज़ल, तुम्हारी आवाज मुझे फिर तुम तक खींच लाई और अब हम फिर से मिल गए हैं। हाँ मेरे राजकुमार, पर तुम्हारी आंखें बुरी तरह घायल है। रपुंज़ल राजकुमार को गले लगा के रो रही थी। तभी उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर के राजकुमार की आंखों में गिरती है और फिर जादू हो जाता है। आंसू से राजकुमार की आंखें ठीक हो जाती हैं। मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ मेरी प्यारी रपुंज़ल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकुमार, तुम ठीक हो गए।
फिर रपुंज़ल और राजकुमार दोनों महल गए और उनकी धूमधाम से शादी हुई। और नन्हे नन्हे बच्चे भी। वो खुशी खुशी रहने लगी, हमेशा हमेशा के लिए।